डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th यानी बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे और वह भी सब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ पाने की आस तो रख, कुछ तो अरमान रख जो खास हो, हर कोशिश में करे दरिया तू आर पार। यानी कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए अच्छे मेहनत करने पड़ेंगे और आपको अच्छे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आज का मैं टॉप 5 प्रश्न बताता हूं और यह वीडियो आपका वीडियो नंबर 4 है। यह आपका कैवा पार्ट है, यह आपका चौथा पार्ट है। तो चलिए आज का लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न राजनीतिक विज्ञान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? आंसर, हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक विशाल देश है यानी बड़ा देश है जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, संस्कृतियों आदि के लोग रहते हैं। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत सारे धर्म के लोग जो है रहते हैं और हम सब एकता में रहते हैं, एकता के अदृश्य धागों से बंधे रहते हैं जो विविधता में एकता को दर्शाता है। यानी अनेकों धर्म होते हुए भी हम सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों को मानते हैं। मुस्लिम छठ में शामिल हो जाता है, दुर्गा पूजा में शामिल हो जाता है, जबकि हिंदू जो है मुहर्रम में शामिल हो जाते हैं, ईद में शामिल हो जाते हैं। यही तो भाईचारा है, यही तो एकता है। तो इसे ही हम विविधता में एकता के नाम से जानते हैं। हमारे देश में इतनी विविधता होने के बाद भी जो है एक संविधान है जिसे पूरे देश के लोग फॉलो करते हैं और एकल नागरिकता की व्यवस्था है जिसे पूरे भारत के लोग मानते हैं। यानी हमारे देश में एक संविधान बना है जिसे पूरे देश के लोग मानते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती पूरे राष्ट्र का राष्ट्रीय पर्व है और इसे किसी भी धर्म के लोगों हमारे देश में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? आंसर, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चुनी गई स्वहितकारी यानी खुद के लाभ के लिए रणनीतियों को विदेश नीति कहा जाता है। चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूं। अपने देश की लाभ के लिए, रक्षा के लिए हम जो दूसरे देशों से आयात निर्यात करते हैं, उससे संबंध को जोड़ते हैं, उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। इससे दोनों देशों को लाभ होता है। जैसे मान लिया जाए दो देश के बीच कोई योजना को लेकर जो है आदान प्रदान हुआ। मान लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच एक संधि हुई जिसमें अमेरिका कोई वस्तु हमारे भारत को देगा और भारत भी यहाँ से अनाज उसको देगा। यानी किसी चीज़ का आदान प्रदान या फिर कोई खरीद बिक्री होना। अमेरिका में हथियार ज़्यादा बनते हैं तो हथियार भारत को दे देगा पैसे से और फिर भारत जो है वह किसी चीज़ का निर्यात करेगा, कोई वस्तु का। एक दूसरे में सामान लेना देना या फिर आपसी मदद करना, एक दूसरे को, वह ऋण से संबंधित हो सकता है, पैसे से संबंधित हो सकता है। तो ये सब विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। किसी देश की विदेश नीति दूसरे देश के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक विषयों पर पालन करने की नीतियों का एक समुच्चय होता है जिसे हम विदेश नीति कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? आंसर, सामूहिक वर्ग को खतरे से आजादी दिलाना ही सामूहिक सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा रहता है और इस खतरे को मुक्त करना ही सामूहिक सुरक्षा है। यानी कि मनुष्य के अस्तित्व को बचाना, उसे जो समस्याएं हैं, खतरे हैं, उससे बचाना ही सामूहिक सुरक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना या बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं वो एक दूसरे में शांति में पूर्ण रहने में, एक दूसरे को मदद करने में, सुरक्षा में बनाए रखेंगे। नंबर 2, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। जो भी देश इसमें शामिल है एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तो मित्रता को बढ़ावा देंगे। नंबर 3, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक व मानवीय समस्याओं को हल करना। जो मनुष्य की समस्याएं हैं वो एक दूसरे को, चाहे वो पैसे को लेकर हो, समाज के लेकर हो, किसी भी प्रकार का हो, आपस के सहयोग से मदद करना। जैसे कि वर्तमान आपने देखा 2019 से लेकर 20 तक जो कोविड चला, आज भी कोविड मौजूद है, कोरोना वायरस, बहुत सारे देश जो है एक दूसरे को मदद किया। हमारे देश को भी रूस ने काफ़ी वैक्सीन दिया, वैक्सीन उपलब्ध कराया ताकि देश के लोगों को बचाया जा सके। तो एक दूसरे को सहयोग करना भी इसका वर्क है, इसका उद्देश्य है। नंबर 4, सभी राष्ट्रों के बीच तालमेल बनाए रखना। यदि बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, उनके बीच अगर तालमेल न हो, एक दूसरे की बातों को न समझे लोग, तो मिलकर नहीं रह पाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है आपस में तालमेल बनाए रखना, एक दूसरे की समस्या को हल करना, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को ही हम UNO कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताइए, या फिर दलित राजनीति के कार्य कौन कौन से हैं। कोई भी प्रश्न पूछे आपका आंसर यही होगा। तो भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं या फिर निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं। नंबर 1, जातिवाद की समस्या का निदान करना। आप देखते हैं आज भी हमारे समाज में लोग बड़ी जाति छोटी जाति की चर्चाएं करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज समता का अधिकार, समानता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, सबका अधिकार है, सबके पास सबके साथ समान व्यवहार हो। तो जातिवाद की समस्या आज भी उपलब्ध है, इसका निदान करना इसका कार्य है। नंबर 2, दलितों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना। निचले तबके के लोगों को, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन सब का जो शोषण हो रहा है उसका विरोध करना। नंबर 3, भूमिहीन लोगों का कल्याण करना। जिसके पास जमीन नहीं है उनको जो है मदद करना, उनके विकास में उनको सहायता करना। नंबर 4, सभी में समानता बनाए रखना, यानी सब कोई समान हो, आपस में जितने भी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, चाहे वो ऊंचे जाति से हो या नीचे जाति, सब कोई सरकार की नज़र में समान है। तो सब में समानता बनाए रखना, सरकार की नज़र में सभी एक समान है। नंबर 5, भेदभाव की नीति खत्म करना। जो भी भेदभाव आप देखते हैं समाज में, उसकी नीति को खत्म करना भी राजनीतिक दल यानी दलित राजनीति के कार्य हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न बताए हैं, ऐसे प्रश्न जो कि 2-3 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे से आप लिख लीजिए और लिखकर याद कीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूं, यदि आप लिखकर याद करते हैं तो आप उसे भूलते नहीं हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 5 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।